पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में मुर्दिसी तो कर ली थी, किंतु सदा पछताया करते थे कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम, हमसे तो मजूर ही भले। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वो थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वो तहसील में सियाहे नवीस थे। इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कुछ अधिक न था, तब भी उनकी चैन से गुजरती थी। संध्या को वो कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास टहलुए थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थीं। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में रौब दाब था। उन दोनों महाशयों को आता देखकर बनिए उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार से अलग भाव था। 4 पैसे सेर की चीज टके में लाते, लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके इस ठाट बाट को देखकर कुढ़ते और अपने भाग्य को कोसते। वो लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था, तिस पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। ये लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। कभी सेर आध सेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियाँ। किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी, ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते, ये लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल तो रखिए। ये बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थीं, मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को ये व्यवहार असहाय लगता था, किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी अचार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं, बाजार से चीजें भी सस्ती लाते। इसीलिए बेचारे इस अनीति के विष को घूंट के समान पीते। इस दुरावस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए थे। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदें की, पर आशा पूरी न हुई। अंत में हार कर बैठ रहे। हाँ, इतना था कि अपने काम में त्रुटि न होने देते। ठीक समय पर जाते, देर करके आते, मन लगा कर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्ती तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की सलाह की। दूर की यात्रा थी, हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगी। बरसात के दिन सपरिवार जाने में अड़चन थी, किंतु स्त्रियां किसी भांति मानती ही न थीं। अंत में विवश होकर दोनों महाशयों ने एक एक सप्ताह की छुट्टी ली और अयोध्या जी चल दिए। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बाध्य किया। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। पंडित जी असमंजस में पड़े, किंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया तो इनकार न कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा सुअवसर पाकर रुक न सके। बिल्हौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर आ बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई।
हजारों यात्री जा रहे थे। उस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे, एक कमरे में बैठे। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है। गाड़ियों में जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें केवल 4 मनुष्य थे। वो सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वो उठ जाएं तो जगह निकल आए। उन्होंने एक मनुष्य से डांट कर कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी? कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? क्या हमने किराया नहीं दिया है? जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। जरा होश की बातें करो। इस डिब्बे में 10 यात्रियों की आज्ञा है। ये थाना नहीं है। जरा जबान संभाल कर बातें कीजिए। तुम कौन हो जी? हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था, जिसके द्वार से आप नगद 25 रुपए लेकर टले थे। आहा, अब पहचाना। परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी। चालान कर देता तो तुम सजा पा जाते। और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की, गाड़ी में खड़ा रहने दिया। धकेल देता तो तुम नीचे चले जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता न लगता। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठट्टा मार कर हंसा और बोला, क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे। सोचते थे अगर थाने में होता तो इनकी जबान खींच लेता, पर इस समय बुरे फंसे थे। वो बलवान मनुष्य थे, पर ये दोनों मनुष्य भी हट्टे गट्टे पड़ते थे। ठाकुर साहब बोले, संदूक नीचे रख दो, बस जगह हो जाए। दूसरा मुसाफिर बोला, और आप ही क्यों न नीचे बैठ जाएं? इसमें कौन सी हेटी हुई जाती है? ये थाना थोड़े ही है कि आपकी रौब में फर्क पड़ जाएगा। ठाकुर साहब ने उसकी ओर ध्यान से देखकर पूछा, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है? जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत न देखी होगी, पर आपकी मैंने देखी है। इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए। मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुपचाप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है। आज उसकी दवा मिलेगी। ये कहकर उसने और भी पांव फैला दिए और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे कमरे में बैठाया। इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब उठा उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी। फिर से जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी वैजनाथ की और भी बुरी दशा थी। सारी रात जागते गुजरी। जरा पैर फैलाने की जगह न थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भर कर रख ली थी। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। फल ये हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। बेचारे बड़े मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि किसी तरह लेट जाएं, पर वहां पैर हिलाने को भी जगह न थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी प्रकार जब्त किया। आगे चलकर विवश हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े। खड़े न हो सकते थे। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबरा गई। बच्चों को लेकर उतर पड़ी। असबाब उतारा, पर जल्दी में बड़ा वाला ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी उतर पड़े। समझ गए कि हजरत ने आज ज्यादा चढ़ा ली है। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, उल्टी और दस्त,
बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने जब ये दशा देखी तो समझा हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। विवश होकर मुंशी जी को लोग एक पेड़ के नीचे उठा लाए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहां एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई। किसी से ये भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्हौर के रहने वाले हैं। ढांढस बंधा। दरोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब से सारा समाचार कह सुनाया और कहा, आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। दरोगा साहब, तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं? हाँ, आपका जी चाहे लाइए। दरोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए। ज्यों ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। वैजनाथ अचेत तो नहीं थे। आवाज सुनी, पहचाना, धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्हौर के ही हैं। भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। पहचान कर भी इतनी निठुरता? मेरी जान निकल रही है। जरा देखिए मुझे क्या हो गया। हाँ, ये सब कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है, फीस। दरोगा जी बोले, अस्पताल में कैसी फीस? चोखेलाल, वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने वसूल की थी जनाब। आप क्या कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मेरा घर बिल्हौर में है। वहां मेरी थोड़ी सी जमीन है। साल में 2 बार उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान दाखिल करने जाता हूं तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल लेते हैं। न दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। फिर जनाब, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपए निकालिए, देखूं, दवा दूं, नहीं तो अपनी राह लीजिए। 10 रुपए? जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपए रोज। दरोगा जी विवश हो गए। वैजनाथ की स्त्री से 10 रुपए मांगे। तब उसे अपने बॉक्स की याद आई। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना, जो 20 रुपए से कम का न था, बाजार में बेचा गया। तब काम चला। चोखेलाल को दिल में खूब गालियां दी। अयोध्या पहुंचकर स्थान की खोज की गई। फिर पंडों के घर जगह न थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, पर कहीं ठिकाना न मिला। अंत में ये निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए, किंतु जिसके नीचे जाते वहीं यात्री पड़े मिलते। सिवाय खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के और कोई उपाय न था। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तर बिछाए और लेटे। इतने में बादल घिराए। बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी। गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे। लड़के रोने लगे। स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। अब यहाँ ठहरना भी मुश्किल है, पर जाएं कहाँ? अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता दिखाई दिया। वो निकट पहुंचा तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई, किंतु ये विचार न आया कि कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के रहने के लिए जगह मिलेगी कहीं? वो मनुष्य रुक गया। पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? पंडित जी प्रसन्न होकर बोले, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस मनुष्य ने पंडित जी के चरण छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूं।
मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्हौर में डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पड़ता था। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम ही हो कृपाशंकर। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे। कोई 8-9 साल हुए होंगे। जी हाँ, 9वां साल है। मैंने वहाँ से आकर एंट्रेंस पास किया। अब यहाँ म्यूनसिपैलिटी में नौकर हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह रहे। सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारे पिता अब कहाँ हैं? उनका तो देहांत हो गया है। माताजी हैं। आप यहाँ कब आए? आज ही आया हूँ। पंडों के घर जगह न मिली, विवश होकर यहीं रात काटने की ठहरी। बाल बच्चे भी साथ हैं? नहीं, मैं तो अकेला ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और एक और साहब हैं। उनके बाल बच्चे हैं साथ में। कुल कितने मनुष्य होंगे? हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे। नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। चलिए, आराम से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। कृपाशंकर ने कुली बुलाए, असबाब उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने चटपट चारपाइयाँ बिछा दी। घर में पूड़ियाँ पकने लगीं। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। हृदय उल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था। उसने विनय और नम्रता से सबको मुग्ध कर लिया। और सब लोग तो खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहृदयता और शालीनता प्रकाशमयी दिखाई दी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे। किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने उनको अयोध्या धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बोध। शिक्षक ही हैं जिन्हें हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो ही हमें समाज में रहने लायक बनाते हैं। शिक्षक ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। शिक्षा वो मजबूत ताकत है जिससे हम समाज को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए विदा।